नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास के अंदर यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड के जितने भी न्यूमेरिकल थे हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर के सारे सवालों को हम एक के बाद एक इस क्लास के अंदर अटेंड करवाएंगे। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को इसकी थ्योरी कंप्लीट करना पड़ेगी। इस यूनिट की सारी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, डेरिवेशन हम सोल्व कर लेंगे, उसके बाद में अगर न्यूमेरिकल हल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जब हमें को हम क्या होगा कि जब हमें फॉर्मूले अगर अच्छी तरीके से याद हैं तो हमें क्या है न्यूमेरिकल को हल करने में आसानी होती है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अंदर क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। तो ये चीजें देख के हमें पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कौन सा फिट करना है यहाँ पे। अगर वो फॉर्मूला अगर मालूम पड़ गया हमको तो फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन रहती है जो कि नॉर्मल तरीके से हल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी थ्योरी कंप्लीट करना है, डेरिवेशन को सोल्व करना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल को करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से ये आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे क्लास के अंदर हम आपको उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन आप क्लास से करने से पहले अगर आप एक बार थ्योरी को हमको फॉर्मूले वगैरह को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए हम आज की क्लास के अंदर देखते हैं कुछ सवालों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस क्लास के अंदर। तो हमारा जो पहला सवाल ये है कि एक तांबे के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक तांबे का तार है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा हमको 1.0 गुणित 10⁻⁷ मीटर वर्ग, और उसमें 1.5 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दे रखा हमको 9 गुणित 10⁻28 घन मीटर, है ना। तो चालन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हमको ये दे रखा है और हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है। तो इसका मतलब होगा अनुगमन वेग का फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। तो हमने अनुगमन वेग का फॉर्मूला याद कर रखा, I बराबर NAVDE, ये फॉर्मूला होता है उसका अनुगमन वेग का। तो चलो पहले सबसे पहले तो वो लिख देते हैं कि क्या हमें दे रखा है ना। जो हमको दे रखा है वो चीजें हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, दिया है, लिख देते हैं। एक तो दे रखा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ए दे रखा हमको कितना, 1.0 गुणित 10⁻⁷ है ना मीटर वर्ग। ये हमें दे रखा है इसके तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार है, उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये इसकी मोटाई दे रखी है हमको कितनी, 1.0 गुणित 10⁻⁷ मीटर वर्ग। और धारा दे रखी है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है 1.5 एम्पियर की इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 9 गुणित 10⁻⁸ इतने इलेक्ट्रॉन हमको क्या दे रखे हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में दे रखे हैं। और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मतलब हमें वीडी क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी निकालना है। तो सूत्र लगाते हैं, सूत्र होता है I बराबर जो होता है NAVDE, ये इसका फॉर्मूला होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का, सॉरी विद्युत धारा अनुगमन में संबंध का। तो हमें वीडी निकालना है, तो वीडी का मान निकालना है से, तो वीडी बराबर निकालेंगे तो बाकी की सभी चीजों को उठा के इधर भेज देंगे, बटे में चली जाएगी। तो आई के बटे में जो होगा वो क्या हो जाएगा, NAE, क्या हो जाएगा, NAE। तो आई का मान दे रखा था हमको 1.5, एन का मान जो हमारे पास में कितना है 9 गुणित 10⁻⁻28 गुणित ए का मान दे रखा हमको कितना 1.0, मतलब वो एक ही है, गुणित 10⁻⁷ और गुणित ए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान भी हमें पता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19, ये इसका मान होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। तो इसकी जगह लिखिए 1.6 गुणित 10⁻⁻19, ये इसकी जगह हमने मान रख दिया। अब मान रखने के बाद में क्या होता है कि पहले इनको देखो कि क्या चीज सरल हो सकती है, पहले उसको सरल करो। डायरेक्ट ऐसी अगर कैलकुलेशन नजर आएगी तो हम देख के पता चलेगा कि हम इसको हल कैसे करें। तो घबराने वाली बात नहीं है, अपने क्या करना, सबसे पहले दशमलव नजर आ रहा था, दशमलव हमने हटा दिया। अब देख तो ऊपर बचा है 15, बटे में क्या बचा है, तो 16 का गुणा 16 एकम 16, 16 गुणा 9 में करेंगे, 16 में 144 हो जाएंगे यहाँ पे गुणित। अब 10 की घातों को देखो, ये 10 की घात काई की है, माइनस की 19, ये काई की है, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनट, ये सवाल के अंदर मिस्टेक है शायद, 9 गुणित 10 की घात ये 28 जो है ना, ये प्लस का है, काई का है ये, यहाँ पे ये प्लस का है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, ये प्लस का रहेगा, ये पावर माइनस की गलत लगा रखी है यहाँ पे, तो ये प्लस की है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10 की घात जो है ये 28 का है, प्लस की। तो देखो 19 और 7 कितने हो गए, दोनों माइनस की जुड़ जाए, कितने हो गए 26,
और 26 घात जो है माइनस की है, और ये 28 घात का ये प्लस की है, तो कितने बचेंगे 10 की घात 2 बचेंगे, वो भी काय के प्लस के, और 10 की घात 2 बच्चे हैं उसको उठा के ऊपर भेजेंगे, 10 की घात काय की हो जाएगी माइनस की 2 हो जाएगी। अब अपने पास 15 बटे में 144 बचा है, इनका भाग लगा दो, जैसे इनका भाग लगा देंगे हमारा आंसर तैयार। तो ये 15 है, मैं इसमें 144 का भाग लगाता हूँ। देखो अपने को भाग लगाना है, यूं नहीं देखना है कि छोटी संख्या में बटे में बड़ी संख्या आ रही है, तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है। अपने दशमलव लगाया मैंने, यहाँ 0 लगा दी, ये बड़ी हो गई। अब कितनी बार बोले 144 का पहाड़ा, एक बार बोलेंगे तो 144 से 144 कितने बचे 6। अब 0 अपन लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी छोटा है, तो अभी एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ लगेगा। फिर देखो 14, 144 लगभग 14 पहाड़ा बोल के देखते हैं, 14 चौक 56, तो लगभग 4 बार बोलने से आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा इससे कम आए, 4 बार लगा के देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 सिल का है, 4 चौक 16 ने 17 7 का 1, और 4 एक 4 ने 5, ये कितने बचे यहाँ पे 24 बच जाएंगे, है ना, माइनस करेंगे। फिर एक 0 अपन लगा सकते हैं। फिर अब 2 बार बोलेंगे, देखो 288 आ जाएंगे, तो एक ही बार बोलना पड़ेगा, 288 बड़े हो जाएंगे इससे, तो एक बार बोले 144, तो अपने 4 अंक तक हो गया, हम खत्म। कितना आ गया 0.1041 गुणित 10 की का कितने आया माइनस का 2। अब हम एक जो शुद्ध संख्या लिखते हैं तो एक अंक के बाद लिखते हैं अपन, तो एक अंक उधर भेजेंगे 1.041, एक हमने उधर भेजा तो बटे में लाएगा 10, उस 10 को आप ऊपर लाएंगे तो घात का हो जाएगी माइनस की, तो 2 ने एक और वो आएगा तो 3, ये हो जाएगा अपने अनुगमन वेग मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर तैयार। इस तरीके से हमको कैलकुलेशन को आसानी से हल कर लेना है। तो पहला सवाल हमारा आज की क्लास का ये हो गया है, नोट कर लेना इसको और वापस से हल करते हुए रहना। अगला क्लास का अगला सवाल जो है हमारा क्या आ रहा है, देखो देखते हैं। सवाल दे रखा हम कहेंगे 2 तार दे रखी है, आपकी बात क्या दे रखे, 2 तार ए और बी धातु के बने हुए हैं, एक ही धातु के बने हुए हैं, क्या बने हुए एक ही धातु, उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी समान है। 2 तार हैं और दोनों तार एक ही धातु के बने हुए हैं, और उसने बोला कि इनके जो है अनुप्रस्थ परिचय का क्षेत्रफल जो है ना, ये भी क्या है समान है, धातु भी समान है, मतलब इनकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है दोनों का सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है। लंबाइयां दे रखी है, लंबाइयों का अनुपात दे रखा है उसने 2:1, लंबाइयों का अनुपात कितना है 2:1 दे रखा है। और यदि प्रत्येक तार के सिरों पर विभवांतर भी समान हो तो उनमें बहने वाली धाराओं का अनुपात ज्ञात करना अपने को इसके अंदर। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, R बराबर जो होता है रो L बटे ए, ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है। अब देखो तार जो है एक ही धातु के बने हुए हैं, काय के बने हुए हैं, एक ही धातु के तार बने हुए हैं, और क्षेत्रफल भी क्या उनका समान है। इसका मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध दोनों के लिए सेम है, क्षेत्रफल भी दोनों का सेम है। तो यहाँ क्या लेंगे, रो और ए समान, रो और ए समान होने पर अगर ये दोनों समान है, तो अगर ये दोनों समान है, इन दोनों को हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती में क्या रह गया, केवल एल रह गया। अब एल अगर रह जाता है तो आर जो है R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 हो जाएगा। इस तरीके से लिख दिया अनुपात हटा के। लेकिन हमें क्या कर रखा है, दिया है, क्या लिखेंगे फिर आगे हम, दिया है में लिखेंगे कि L1 बटे जो L2 का अनुपात दे रखा हमको कितना 2 अनुपात है, कितना दे रखा 2/1 ही हमको दे रखा है। इसलिए हम क्या हो जाएगा अपने ये R1 बटे R2 का मान निकालना है, तो इसलिए R1 बटे R2 का मान कितना है, इसकी जगह मान रख देंगे तो ये भी 2/1 आ जाएगा। तो हमारे पास R1 बटे R2 का मान 2/1 आ चुका है। अभी आगे बोला उसने कि यदि प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान रखा जाए तो उसमें बनने वाले धाराओं का अनुपात निकालना है। तो अब क्या करते हैं अपन, अब सूत्र लगाएंगे कि V बराबर होता है IR, ओम का नियम से, क्योंकि हमें धारा निकालने, धारा तो इसी के अंदर आ रहा है, V ना I ना R तो इसी के अंदर आएगा, तो ओम के नियम का फॉर्मूला लगाना। अब हमें I का मान निकालना है। अब I का मान निकालना तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, R बराबर निकाल लेते हैं इसको, है ना, सॉरी I बराबर निकालना, तो इस R को उठाई तो V बटे क्या हो जाएगा R हो गया। अब उसने बोला था कि विभवांतर समान, क्या है यहाँ पे विभवांतर भी समान है, तो क्या है यहाँ पीछे लिख देना नियत होने पर, V नियत होने पर, अगर V नियत रहेगा तो ये I भी क्या होगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/R के अनुक्रमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया सॉरी। अब ये अनुपात, ये अगर अनुक्रमानुपाती हटाते अपन तो I1 बटे I2 लिखूंगा मैं, और इसको I1 बटे तो इसको भी तो एक के बटे में R1 बटे R2 लिखूंगा, तो I1 बटे I2 बराबर ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये R2 के बटे में क्या हो जाएगा R1 आ जाएगा। अब ये I1 बटे I2 आ गया, तो I1 बटे I2 ऐसा कैसे ही, और देखो R2 का मान क्या है, यहाँ पे R2 का मान 1 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 बटे में R1 का मान क्या है 2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2, ये मान रखती है R2 बटे R1 के, यहाँ लेकिन यहाँ उल्टा था तो यहाँ
जो भी मान है वो रख दिया यहाँ पे। तो हमारे पास मान क्या आ गया, I1 अनुपात I2 बराबर जो मान आया वो कितना आया, 1:2। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमें आसानी से इन सवालों को हल करने लगा। कोई कठिन सवाल परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं, इसी तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, तो आप इनको हल करते रहें। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, देखो क्या दे रखा है इसके अंदर कि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। उसके किसी अनुप्रस्थ परिचय से 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। धारा प्रवाहित हो रही है और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे क्वांटीकरण का सूत्र नहीं लग रहा है, डायरेक्ट अपने क्वांटीकरण का सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो होता है Q बराबर N इंटू E। तो ना तो Q दे रखा हमको, है ना N तो निकालना है, E तो होते ही फिक्स, लेकिन Q नहीं दे रखा ना, उस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। हमें धारा दे रखी है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले तो लिखो दिया क्या क्या है दे रखा, वो लिखो सबसे पहले तो I बराबर 1 एम्पियर दे रखा हमको, तो ये लिख दिया मैंने 1 एम्पियर। फिर उसने समय दे रखा कि 1 सेकंड, कितना रखा है, 1 सेकंड समय दे रखा है ना, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे अपन काई का, धारा का। धारा बराबर क्या होता है, I बराबर Q बटे T होता है। ये धारा का सूत्र होता है, धारा बराबर आवेश बटे समय। और अब देखो यहाँ पे चूंकि Q बराबर क्या होता है N इंटू, ये यहाँ पे क्वांटीकरण का सूत्र लगा देंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा N E बटे में T। अब हमें n का मान निकालना, तो मैं n को वहीं रखता हूँ और इस t को उठा इधर भेजूंगा, तो I का गुणांक चला जाएगा ये t, और ये e कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। और e का मान भी देखो यहाँ लिख देता हूँ, e का मान भी फिक्स है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
अब निकल जाएगा आसानी से। मान आई का मान दे रखा था, एक समय भी एक दे रखा था, इसका मान 1.6 गुणित 10 की घात -19। तो ये सवाल देखो पहले ऐसे ही बन गया है, ये पहले भी कर चुके हैं हम क्वांटीकरण वाले में, अध्याय 1 में ऐसा सवाल कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, वही आंसर आने वाला है इसका भी। दशमलव हटाया मैंने, 0 लग गई। n बराबर, एक काम करते हैं, मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखना यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि ये ऊपर जो बचा था 1 बटे में बचा 1.6, मैं क्या करता हूँ इसको ऊपर भेजता हूँ 19, खुद का हो गया 19, 10 की घात 19 प्लस का हो गया, ये दशमलव हटाया मैंने, 0 लग गई। अब यहाँ पे 1 शून्य 3, 1 शून्य उधर से ले लिया अपने पास एक्स्ट्रा है, तो बटे में कितने बचे 16, बड़ी संख्या बना दी है, 10 की घात 18 ही रह जाएगी क्योंकि 1 शून्य हमने यहाँ रख दिया उसका। अब 100 में 16 भाग लगाते थे, पहले भी लगा चुके हम, 16 16 छंग 96, कितने बचे 4, दशमलव लगाया 0, कितने हो गए 40, 16 दूना 32, फिर कितने बचे 8, 8 में फिर 0 लगा 80 और 16 पंजे 80 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, भाग लगा के देख लेना, तो यहाँ हवा में हो जाएगी सब बातें। ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन सॉरी 1 सेकंड में वहां से गुजरते हैं अनुप्रस्थ परिसर के क्षेत्रफल से। तो बहुत ही आसान सवाल था ये भी। इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आ रहा हमारा, क्या आ रहा है कि 3 मीटर लंबे और 0.02 मिलीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध ओम 2 ओम है। चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता मतलब वो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। एक चालक तार है, लंबाई दे रखी 3 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा 0.2 मिलीमीटर का वर्ग, मिलीमीटर में दे रखा क्षेत्रफल, और प्रतिरोध दे रखा है R 2 ओम, और चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता ज्ञात करना है। तो देखो पहले सबसे पहला काम है हमारा, जो दे रखा हो लिखो, उसके बाद बोलना, ये दिमाग में आएगा विशिष्ट प्रतिरोध लग रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी दिया है लिख दो और क्लियर हो जाएगा। एल बराबर दे रखा हमको 3 मीटर, क्षेत्रफल दे रखा उसने 0.02 mm मिलीमीटर का वर्ग, इसको कन्वर्ट करो तो 0.02 मिलीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 के साथ माइनस इनका गुणा करते हैं, और ये वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो वर्ग लगेगा यहाँ पे, तो 0.02 गुणित 10 की घात कितने हो जाएगा माइनस का 6 मीटर वर्ग लिख देंगे हम इसको। फिर हमें दे रखा है प्रतिरोध आर कैपिटल वाला, कितना रखा है 2 ओम, कितना रखा है 2 ओम दे रखा है ये। अब हम सूत्र लगाएंगे क्या का विशिष्ट प्रतिरोध का, अब हम सूत्र लगाते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का, आर बराबर रो एल बटे ए, ये फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है क्या विशिष्ट प्रतिरोध, रो निकालना है, तो रो ऐसे ऐसे ही आर का गुणा इधर कर देंगे, आर ए बटे एल हो जाएगा ये। अब देखो आर का मान दे रखा था हमको 2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, फिर ए का मान दे रखा था हमको कितना, ये मान मैंने सोल्व करके निकाला, ये लिखे 0.02 गुणित 10 की घात माइनस का 6, और बटे में दे रखा उसने एल, एल का मान दे रखा हमको 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे 10, सबसे पहला काम दशमलव हटा दो, ये दशमलव हटा दी मैंने, तो दशमलव 2 अंक थे तो मैंने 100 लगा दिया।
अब 2 दूना तो हो गए कितने 4 बटे में बचा में 3, मैं इसको 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, इसको उठा के ऊपर भेज देते हैं तो 10 की घात -6 तो ये भी ऊपर जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इस 4 में 3 का भाग लगा देते, 3 है कम 3, फिर एक बचा दशमलव लगा दो 0, 10 हो गए, 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर दशमलव 0 लगाए, फिर 3 तिया 9 से जाता रहेगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगी तो 8। क्या निकाला हमने, विशिष्ट प्रतिरोध। मात्रक क्या होता है इसका, ओम मीटर। ये हमारा आंसर हो गया सामने। ठीक है, कोई कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं होती है, घबराना नहीं है सवालों से, बिल्कुल एकदम इजी सवाल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, आईएमपी एकदम। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुनी कर दी जाए। क्या बोला प्रश्न में कि एक तार है, उसकी तार की लंबाई खींचकर, है तार को खींचकर लंबाई को क्या कर दिया जाए, n गुनी अगर लंबाई बढ़ाते तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम तार को कुछ दे ही रखा है, तो डायरेक्ट विशिष्ट प्रतिरोध की बात हो रही है, यहाँ पे खींचकर लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। देखो एक तार को अगर खींचते हैं, एक तार को खींचने पर, ये लाइनें लिख देना, खींचने पर लंबाई बढ़ती है, लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या कम होती है, त्रिज्या क्या होती है, कम होती है ना, त्रिज्या कम हो जाती है, और त्रिज्या कम हो जाती है लेकिन आयतन वही रहता है। क्या रहता है, आयतन वही रहता है। लंबाई अगर बढ़ाई, हमने तार था इसको खींच के लंबा कर दिया, फिक्स है कि लंबा हुआ तो पतला होगा, तो लंबाई हमने n गुना बढ़ाई, फिक्स नहीं बताया हम कितना गुना बढ़ाई, 2 गुना 3 गुना ऐसा बोला गया, n गुना बढ़ाई, खींच दिया तो लंबाई बढ़ेगी, तो फिक्स है पतला होगा, पतला होगा मतलब त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। त्रिज्या कम होगी लेकिन आयतन तो वो का वही रहेगा, तार तो वो का वही है ना, इसके अंदर काटा तो है ही नहीं हमने, तार वो का वही तो आयतन वो का वही रहेगा। अब सूत्र लगाते हैं अपन कि R बराबर जो होता है रो L बटे A होता है। अब आयतन नहीं है इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर एल का गुणा भी कर देता हूँ और बटे में भी एल का भाग लगा देता हूँ, वापस कट जाएगा वो को आ जाएगा, एल का गुणा ऊपर किया, एल का भाग नीचे लगाया। अब देखो क्षेत्रफल को लंबाई क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है, तो ये आर तो ऐसा ऐसे ही है, और ये रो एल वर्ग भी ऐसे ही है, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ वी लिख देता हूँ। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध तो वही है, वी भी क्या है वो का वही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इन दोनों को हटाता हूँ, है ना, नियतांक है ना दोनों कि रो व वी नियत है। अगर ये दोनों नियत हैं तो इन दोनों को मैं हटाता हूं, तो देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अनुक्रमानुपाती एल का वर्ग लग जाएगा। तो इसका अनुक्रमानुपाती हटा के लिखेंगे तो R1 बटे R2 बराबर क्या आ जाए, L1 का वर्ग बटे में L2 का वर्ग। ये हमने इसको इस रूप में लिख दिया। अब उसने बोला कि लंबाई को 2 गुना कर, सॉरी n गुना कर दिया जाए। अब क्या है, प्रश्नानुसार क्या चलते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार उसने बोला है कि लंबाई को n गुना कर दिया जाए। प्रारंभिक लंबाई तो मान लो L1 है और अंतिम लंबाई क्या मान लेते हैं, L2। वो L2 क्या है, पहली वाली लंबाई की कितनी गुनी कर दी, n गुनी कर दी, मतलब जो L2 है ना वो प्रारंभिक लंबाई कितना गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए। तो हम आप इस सूत्र के अंदर मान रखेंगे यहाँ पे, अतः R1 बटे R2 बराबर ये L1 का वर्ग बटे में L2 का वर्ग लिख रहा। अब L1 तो ऐसा कैसे, L1 का वर्ग बटे में लिख रखा है L2 का वर्ग। अब L2 का मान क्या है हमारे पास में, n L1 है ना, तो मैं क्या लिख देता हूँ, उस L2 की जगह n L1 लिख देता हूँ, वर्ग लग रहा था मैं वर्ग लगा दिया। तो R1 बटे R2 ऐसा ऐसे ही, L1 का वर्ग बटे में ये अलग अलग वर्ग है, n का वर्ग और बटे में L1 का वर्ग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचे यहाँ पे देखो, R1 बटे R2 बराबर वहां बचे 1 बटे n का वर्ग, हमें निकालना था R2, तो R2 मैंने गुणा करा उधर गया, वो n वर्ग इधर आ जाएगा, तो n वर्ग और R1। तो ये जो R2 आया बाद वाला प्रतिरोध, वो पहले वाला प्रतिरोध का कितना गुना आया, n वर्ग गुना हो जाता है। तो अगर किसी चालक तार को खींच कर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा कितना गुना हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध का n वर्ग गुना हो जाता है। इस तरीके से सवाल भी हमें याद रखना है, हल करने की टेक्निक आनी चाहिए हमको, इसलिए प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे सारे, हमको इनको 1-2 बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे आराम से प्रश्न हमें याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा कि तांबे के तार को खींच को उसकी लंबाई को 0.1% बढ़ा दिया जाए। अब की बार कितना, n वर्ग ने n गुणान 2 गुणान 3 गुणान दे रखा, हमें परसेंटेज में दे रखा है कि 0.1% बढ़ा दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो वापस वो की वही बात आ गई, फिर यहाँ पे वही बढ़ाने वाली बात हो गई। तो देखो लंबाई को खींचा अगर हमने, तो लंबाई बढ़ाने पर, है ना, तार की
लंबाई बढ़ाने पर आयतन वही रहता है, ये बात पहले लिख दो, बढ़ाने पर आयतन वही रहता है ना, त्रिज्या घटेगी सब कुछ होगा लेकिन आयतन वही रहता है। और हमें उसने बोल रखा कि जो लंबाई वृद्धि है वो दे रखी उसने 0.1%, कितनी दे रखी है 1%। तो मैं इसका प्रतिशत हटा देता हूँ, तो 0.1 के बटे में क्या लिख देता हूँ मैं 100 लिख देता हूँ। इतने क्या होगा, उसने लंबाई बढ़ा दी, तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे वापस से, अब क्या करते हैं हम कि प्रतिरोध निकालते हैं। तो उसने बोला 0.1% की वृद्धि कर दी जाए लंबाई में, तो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आएगा। अब प्रतिरोध की वृद्धि निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं dr बटे में r बराबर, सॉरी इसमें सूत्र लगाए थे ना पहले, वो सूत्र लगाते हैं यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का कि R बराबर क्या होता है रो L बटे ए। अभी बताया मैंने कि यहाँ पे आयतन नियत रहता है, तो फिर यहाँ पे वही पहले वाली प्रोसेस करते हैं कि यहाँ पे L का गुणा भी करते हैं, L का क्या करता हूँ मैं भाग भी लगा देता हूँ। तो ये क्षेत्रफल गुणित लंबाई क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है। तो R बराबर मैं क्या लिख देता हूँ उसको, ये रो ये ऊपर हो जाएगा L वर्ग बटे में क्या हो गया ये V हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं कि ये R तो ऐसा ऐसे ही, ये नियतांक है ये नियतांक है, तो इधर क्या रह जाएगा L वर्ग रह जाएगा, है ना। तो ये L वर्ग रह गया ना, तो यहाँ पे क्या क्या नियत हटाया हमने, एक मिनट इनकी जगह के लिख देते हैं, हटा अनुक्रमानुपाती जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि जहां रो बटे वी बराबर के क्या है, यहाँ पे नियतांक है ना, तो अपन क्या कर देंगे R बराबर के L वर्ग, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं प्रतिरोध में वृद्धि निकालते हैं। अब प्रतिरोध में वृद्धि निकालते हैं, तो प्रतिरोध में वृद्धि निकालते हैं तो dr बटे r बराबर, इसको क्या करते हैं वो द्विपद प्रमेय लगा के दो सामने आ जाएगा और dl बटे l लिख देते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है, दोनों साइड में क्या करते हैं अपन परसेंटेज का गुणा करते हैं, 100% इधर भी कर दिया 2dl बटे l इंटू 100% का गुणा इधर भी कर दो, दोनों साइड में क्या करते हैं 100% का गुणा कर देंगे परसेंट। अब ये दो तो ऐसा ऐसे गुणित ये dl बटे l, ये dl बटे l का मान हमारे पास में कितना है 0.1 बटे में 100 गुणे 100% का गुणा कर रखा है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे 0.2 और पीछे क्या लग रहा है परसेंट, तो मतलब हमारे पास में dr बटे r गुणे 100% बराबर कितना आ गया 0.02% की क्या होती है वृद्धि होती है। अगर लंबाई को खींचकर 0.1% बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 0.2%, उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने कुल 6 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर लें और फॉर्मूले को देख लें एक बार, उसके बाद में इन सवालों को हल करें। पहले फॉर्मूले लिख लें अपने बुक के अंदर से और या फिर क्लास के अंदर से नोट करते रहे, साथ में फर्स्ट बार आप देखो तो सारे क्वेश्चन को जब हल करो तो सवालों को हल करते टाइम पे अपने क्या करना है फॉर्मूले को भी साइड में लिखते रहना है। फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, वापस से उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लो साथ के साथ, एक बार हल कर लिया क्लास देख के, उसके बाद एक बार उसके उसी टाइम पे एक बार प्रैक्टिस कर लो ताकि हमारे लिए एकदम इनके क्लियर हो जाए। उसके बाद आप जब एग्जाम में देने जाओ वापस एक बार देख लो ताकि हमें वो हल करते हैं दिक्कत नहीं आए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम आगे अगली क्लास के लिए आपके लिए जो कुछ बचे हुए सवाल हैं वो भी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, इनको हल करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।